हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि टर्म 2 एग्जाम के लिए है। इसमें मॉडल सेट 3 हमारा है। इसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया कि परिवहन को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि परिवहन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह परिवहन क्या है। तो सभी उत्पादन जो है निश्चयी खपत के लिए होते हैं, और सभी वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो है उत्पाद को परिवहन की आवश्यकता होती है, जिसे परिवहन के द्वारा पूरा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन का उत्तर जो है वह है कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसे दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। दैट इज जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। भारत में जो जनसंख्या घनत्व का असमान है वह बहुत असमान पाया जाता है, जो कि प्रभावित करने वाले उनके कारणों के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया कि बाढ़ क्या है। इसमें बताना है कि बाढ़ क्या होता है। यह हमारा सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया गया इसमें। तो इसका आंसर जो है वह बाढ़ क्या है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया कि बाढ़ जो है वह भूपटल पर अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है, जो कि अधिक वर्षा होने के कारण उत्पन्न होता है, और बाढ़ के प्रभाव से एक विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है, और एवं इससे विस्तृत पैमाने पर जनधन की हानि भी हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है कि मानव प्रवास से क्या आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि मानव प्रवास क्या है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। प्रवास क्या होता है? तो जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को ही प्रवास कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए भी लोग जा सकते हैं, जिसे प्रवास कहा जाएगा, और अवसरों में असमान वितरण को भी प्रवास ही कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया इसमें कि खरीफ फसल क्या है। इसमें बताना है खरीफ फसल क्या होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, खरीफ फसल क्या होता है। तो यह जून से सितंबर के बीच में उगाया जाता है। इस ऋतु में जो चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है, और खरीफ फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंधित होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जो है चावल की फसल भी शुरू हो जाती है। इसे ही खरीफ फसल कहा जाता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि साक्षरता से क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि साक्षरता क्या होता है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर है साक्षरता क्या होता है। तो 6 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता रखता हो उसे ही साक्षर कहा जाता है, यानी कि वही साक्षर व्यक्ति कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो था वह क्या है। तो इसका आंसर है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महामार्ग जो है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। जब दिल्ली जो कि कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है, मुंबई और इधर कोलकाता होता है पश्चिम बंगाल में, और नीचे केरल तमिलनाडु में चेन्नई होता है। तो जब इसे रोड के द्वारा मिला दिया जाता है तो यह चतुर्भुज का आकार ले लेता है। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो इसका आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा गैस जो होते हैं वह ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, यानी कि यह जो है एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए इसे परंपरागत स्रोत कहा जाता है। इन साधनों का वितरण जो है वह बहुत असमान होता है, और ये साधन पर्यावरण अनुकूल नहीं होते, क्योंकि यह प्रदूषण फैलाते हैं, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इन्हें ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या क्या है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वह है भारतीय कृषि की समस्याएं में पहला है कि अनियमित मानसून पर निर्भर होता है भारतीय कृषि। दूसरा है निम्न उत्पादकता। तीसरा वित्तीय संस्थानों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। चौथा है भूमि सुधारों की कमी।
5वां छोटे छोटे खेत तथा विखंडित जो छठा है वाणिज्यीकरण का अभाव, और 7वां व्यापक स्तर पर अल्प बेरोजगारी, और 8वां इसमें लास्ट है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। 10 नंबर क्वेश्चन इसमें कि प्रवास के परिणामों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि प्रवास के परिणाम क्या क्या होते हैं। तो इसका आंसर है प्रवास के परिणाम में पहला इसमें है आर्थिक परिणाम, जिसमें कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी होती है, विदेशी मुद्रा और क्षेत्रीय विकास होता है। दूसरा जनांकीय परिणाम में जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, श्रम अधिक हो जाते हैं। तीसरा सामाजिक परिणाम, इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होते हैं। और अगला पर्यावरणीय परिणाम, जिसमें कि जनसंख्या अधिक होता है और संसाधनों पर अधिक दबाव बढ़ जाता है। एक पॉइंट होता है ब्रेन गेन, जिसे कि आना, और ब्रेन ड्रेन, जिसे कि जाना कहा जाता है, जो कि प्रवास से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो होता है वह क्या होता है। तो इसका आंसर है 11 नंबर का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का। तो एक नदी घाटी परियोजना को एक साथ कई उद्देश्य हो, जैसे कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल मृदा का संरक्षण, जल विद्युत, जल परिवहन, पर्यटन का विकास, मत्स्य पालन, कृषि एवं औद्योगिक विकास आदि की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसे ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहे जाती हैं। इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना बनाया गया, जो कि जल संरक्षण और बाढ़ पर नियंत्रण का समन्वय करता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। इसमें रेल परिवहन की समस्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है रेल परिवहन की मुख्य समस्याएं वह इसमें कि मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत के टिब्बे के कारण तथा वन प्रदेश व दलदली क्षेत्र में रेल मार्गों में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरा कि पहाड़ी क्षेत्रों पर तथा नदियों पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला होता है रेल परिवहन ले जाने के लिए। और तीसरा समस्या इसमें कि भारत या फिर रेलवे का पुराना संरचनात्मक ढांचा भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व होता है, इसे बताना है। तो इस क्वेश्चन में मुख्यतः जो है वह लौह इस्पात उद्योग क्या होता है उसे ही विस्तार से बता देना है। तो लौह इस्पात उद्योग से भारत में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ है, जो कि सभी देशों में होता है। सभी उद्योग लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर होते हैं, जिसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। और कच्चा माल लौह अयस्क और कोककारी कोयला, चूना पत्थर, डेलोमाइट, मैग्नीज और अग्निस्मिर्ता जो है वह कच्चा माल के रूप में लौह इस्पात उद्योग प्रयोग करता है। और सभी कच्चे माल जो है स्थूल यानी कि भार ह्रास वाले होते हैं, अत्यधिक भार वाले। और भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश होता है लौह इस्पात उद्योग का, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध होता है। अगला पॉइंट है कि इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कि प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है कि प्रदूषण और प्रदूषक के बीच में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर बताना है। तो प्रदूषण क्या होता है उसे देख लीजिए। तो मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण से परिवर्तन होते हैं, यही जो है वह हानिकारक होते हैं, जिन्हें प्रदूषण कहा जाता है। और प्रदूषक क्या होते हैं, प्रदूषक तो उसे हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो प्रदूषक जो होता है वह जो प्रदूषण को फैलाने वाले कारक होते हैं उन्हें ही प्रदूषक कहा जाता है। जैसे कि मलमूत्र हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, और जो होते हैं गंदे पानी, ये सब प्रदूषक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं जल प्रदूषण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे जल प्रदूषण के कारक।
तो जल प्रदूषण का अर्थ है कि पानी में अवांछित तथा आघात तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता, यही जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण देखें तो है कि मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन करने से जल प्रदूषण होता है। सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न हो पाना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी को नदियों, नहरों में विसर्जन करना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुल जाना, और फिर है कि नदियों में कूड़ा कचरे, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन करना, गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदी में छोड़ देना, और फिर आगे इसमें कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। और है कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे कि DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुंचता है तथा खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो जाते हैं इससे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसमें कोयला का उत्पादन और वितरण का वर्णन करना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, कोयला का इसे विस्तार से बता देना। तो कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका प्रयोग लौह अयस्क को पिघलाने यानी कि लोहे को पिघलाने और ताप विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का कोयला है। और भारत में प्रमुख क्षेत्र जो है वह है दामोदर घाटी, जो कि झारखंड, बंगाल कोयटा पट्टी, रानीगंज, झरिया, बोकारो एवं कानपुर इसके अंतर्गत आते हैं। अगला कि झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज दूसरे नंबर पे आता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। अगला है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर, इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तट के भाग में भी पाया जाता है। टर्शियरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। आगे कि यह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लेंगरिन यानी कि मेघालय, माकुम, जयपुर तथा ऊपरी असम के नजीरा, मानचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश में है जो, और कालाकोट जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से कोयले को निष्कर्षित किया जाता है। और भूरा कोयला या फिर लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। इसे वर्णन करने के लिए जो है वह चित्र में दिखा देना। तो इस चित्र में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कोयला को दिखाया गया है, जो कि यहाँ निशान भी दिया गया किस टाइप का कोयला को दिखाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। यह जो यहाँ पे कुछ कोयला है, कुछ यहाँ पे है, कुछ इस टाइप का कोयला का पट्टी जो है पाया जाता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना करें। इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को बताना है। तो इसका आंसर जो है वह है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में है, पहला भूमि विन्यास, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु, परिवहन जाल, औद्योगिक और नगरीकरण। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। भूमि विन्यास में पहला है, दूसरा इसमें जल की उपलब्धता, तीसरा यहाँ है जलवायु, चौथा है परिवहन जाल, और पांचवा है औद्योगिकरण, नगरीकरण। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है चाय उत्पादन का दशा बताना और वितरण। तो चाय एक जो है वह रोपण कृषि है, सबसे पहला बात। दूसरा है कि इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है और इसकी पत्तियों में कैफीन और टेनिन पाया जाता है, और इसका उत्पादन कम ताप वाले क्षेत्रों में किया जाता है। असम जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी 1840 ईस्वी में हुआ था, खोजा गया था, जहाँ 55%। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और बिहार के पूर्वी भागों में कृषि की जाती है।
अगला कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी इलायची पहाड़ी के निचले ढालों पर भी इसका चाय उत्पादन किया जाता है और विश्व में जो है भारत 21.1% चाय का उत्पादन करता है और भारत चाय निर्यातक देश में चीन के बाद जो है वह दूसरे स्थान पर आता है 2016 के अनुसार यह है। और असम के जो है कुल शासित क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि जो है की जाती है सबसे ज़्यादा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित नदियों को भारत के मानचित्र पर रेखांकित कीजिए। पहला नदी दिया गया नर्मदा, दूसरा गोदावरी, तीसरा गंगा, चौथा कावेरी, पांचवा महानदी। इससे जो है वह भारत के मानचित्र पर दिखा देना है। मानचित्र यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ इस टाइप के हैं, तो आप लोग इसे मानचित्र पर दिखा दीजिएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला नर्मदा दिया गया जो कि यहाँ पे स्थित है, लिखा हुआ है नर्मदा रिवर। यहाँ पे देख सकते हैं आप नर्मदा लिखा हुआ है जो कि ए वाला नर्मदा है जो कि इधर से निकलते हुए इससे आकर इसे अरब सागर में विसर्जित होती है। दूसरा है गोदावरी नदी जो कि आप देख सकते हैं गोदावरी नदी कुछ इस टाइप की आ रही है इधर, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तीसरा है गंगा नदी। तो गंगा नदी तो सभी को पता होगा कि ऊपरी भाग में पाया जाता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं गंगा रिवर है। ये सब गंगा नदी का जो नदियों का सहायक नदियों का है। चौथा है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पर है। और पांचवा है महानदी जो कि कुछ यहाँ पर स्थित है महानदी। यहाँ देख सकते हैं आप लोग महानदी कुछ इस टाइप का जा रही है। महानदी यहाँ पर बह रही है जो कि स्थित है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।